हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में यहाँ पर जो कवर करने वाले हैं, एक्चुअली क्या है, ये उत्कर्ष की जो लेखपाल की जो बुक है 10 प्रैक्टिस सेट जिसमें दिए गए हैं। और यहाँ पर वीडियो बनाने का मतलब है कि आप लोगों को यदि आप इन 10 मॉडल टेस्ट पेपर्स की प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं वीडियो के माध्यम से, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसकी मास्टर वीडियो चाहिए सुपरफास्ट रिवीजन के तौर पर क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में, या प्रत्येक मॉडल टेस्ट पेपर का व्याख्यात्मक हल चाहिए, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके बाद हम लोग इसको 10 के 10 टेस्ट पेपर को अच्छे से कवर करेंगे। तो कमेंट करिएगा दोस्तों। जब वीडियो बन नहीं रहा है तो इस वीडियो में यहाँ पर जो दिया हुआ है एक्स्ट्रा थोड़ा केंद्र व राज्य सरकार की प्रमुख योजनाएं यहाँ पर हम लोग कवर कर लेते हैं। बाकी मॉडल टेस्ट पेपर का आप कैसे मास्टर वीडियो यदि चाहते हैं सुपरफास्ट रिवीजन क्वेश्चन आंसर का, तो वो बताइएगा। और व्याख्यात्मक यानी 100 प्रश्नों की व्याख्या सहित जो है प्रत्येक सेट का चाहते हैं तो वो भी बताइएगा कमेंट करके। इसके बाद वीडियो आना शुरू हो जाएगा। तो आइए, जो केंद्र राज्य की प्रमुख योजनाएं हैं इनको हम कवर कर लेते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट भी होती हैं। केंद्र सरकार की ग्रामीण विकास संबंधी योजनाएं। पहली योजना है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना है। इस योजना के माध्यम से मछली पालन व्यवसाय से जुड़े लोगों की आय में वृद्धि और उनके जीवन स्तर में सुधार करना है। योजना के प्रमुख बिंदु हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना मत्स्य क्षेत्र पर केंद्रित एक सतत विकास योजना है। इस योजना को आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 तक यानी 5 वर्षों तक सभी राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यान्वित किया जाएगा। तो याद रखना है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का जो टाइम पीरियड है वो 5 वर्ष का है, 2020 से लेकर के 2025 तक है। इस योजना पर लगभग 20,025 करोड़ रुपए का जो है वो निवेश किया जाएगा। योजना के लक्ष्य क्या क्या हैं? इस योजना के तहत वर्ष 2024-25 तक मत्स्य उत्पादन में अतिरिक्त 70 लाख टन की वृद्धि करना है। मत्स्य निर्यात में होने वाली आय को वर्ष 2024-25 तक 1 लाख करोड़ रुपए तक करना है। तो टन उत्पादन 70 लाख टन वृद्धि अधिक करनी है। इसके बाद आप देखेंगे इन 5 वर्षों में जो टारगेट है वो निर्यात होने के लिए जो आय में वृद्धि है वो 1 लाख करोड़ तक करना है, इसका टारगेट है। इसके अलावा उत्पादन के दौरान तथा उसके पश्चात होने वाले नुकसान को 20 से 25% से घटाकर 10% तक करना है। वर्ष 2024-25 तक मत्स्य क्षेत्र में लगभग 55 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित करना होगा। योजना का उद्देश्य दे रखा है कि जल एवं भूमि के विस्तार, गहनता, विविधीकरण तथा लाभकारी उपयोग के माध्यम से मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करना। मुख्य रूप से रोजगार सृजन गतिविधियों जैसे कि समुद्री शैवाल और सजावटी मछली की खेती पर विशेष ध्यान देना है। मछुआरों एवं मत्स्य किसानों की आय को दोगुना करना। मछुआरों एवं मत्स्य उत्पादक किसानों को शारीरिक, भौतिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना। देश की मत्स्य पालन क्षमता का क्षमतापूर्ण, न्याय संगत, स्थायी, उत्तरदायित्वपूर्ण एवं समावेशीपूर्ण तरीके से दोहन करना इस योजना के प्रमुख उद्देश्य हैं। तो उद्देश्य आपसे ज़्यादा पूछा जाने वाला है नहीं, आपसे जो एग्जाम में पूछा जाएगा वो टारगेट ही पूछ लिया जाएगा कि जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है इसका जो टारगेट है वो 5 वर्ष का है, यानी 5 वर्षों में क्या क्या करना है, इन 5 वर्षों में जो कितना रुपए निवेश किया गया है ये पूछा जा सकता है। साथ ही साथ उत्पादन जो वृद्धि है अतिरिक्त तो उसकी बात की जा सकती है, 70 लाख टन है। इसके अलावा निर्यात में होने वाली आय को जो है कितने करोड़ तक लक्ष्य है
तो 5 वर्षों में जो है वो 24-25 तक कितना 1 लाख करोड़ रुपए तक जो है ये करना है। यही सब आपसे एग्जाम में पूछी जाने वाले फैक्ट होते हैं। साथ ही साथ मत्स्य क्षेत्र में लगभग 55 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित करना है। ये सब लक्ष्य हैं, यही सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। उद्देश्य पढ़ लो, पूछा जाने वाला यहाँ से कुछ नहीं है। अगला है आपका प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इसकी शुरुआत जो है, यह योजना 1 दिसंबर 2018 से लागू है। इसकी औपचारिक शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश से की थी। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है। साथ ही इसको उद्देश्य देख लो कि लघु एवं सीमांत कृषकों को निवेश एवं अन्य आवश्यकताओं हेतु एक सुनिश्चित पूरक आय उपलब्ध कराना और साथ ही साथ फसल कटाई मौसम से पूर्व किसानों की आकस्मिक आवश्यकताओं को भी पूरा करने में मदद करना है। इसके तहत क्या प्रावधान है? तो इस योजना के तहत पहले लाभार्थी कृषक परिवार के पास अधिकतम, यानी इसके जो पात्र होंगे वो कौन होंगे? जिनके पास अधिकतम यानी 2 हेक्टेयर तक की कृषि योग्य भूमि का स्वामित्व होना चाहिए था, लेकिन इसको थोड़ा बढ़ा दिया गया है कि वर्ष 2019 से किसानों के लिए अधिकतम 2 हेक्टेयर तक की कृषि योग्य भूमि की स्वामित्व की बाध्यता को समाप्त ही कर दिया गया है। ठीक है, वर्तमान में देखेंगे तो इस योजना के दायरे में लगभग 14.5 करोड़ लाभार्थी शामिल हो चुके हैं। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है और यह सहायता 4-4 माह की 3 किस्तों में 4-4 माह की, यानी हर चौथे महीने में देखेंगे तो 2,000 रुपये आ जाता है खाते में किसानों के। 2,000 रुपये, फिर 4 महीने बाद, फिर 4 महीने बाद 2,000। तो 4 महीने में एक बार, यानी जो है वो साल में 3 बार जो है वो मिल जाता है, 3 किस्तों में 2-2 हज़ार रुपये। तो टोटल अमाउंट याद रखना, किस्त भी याद रखना। अगली जो योजना है वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, जिसकी शुरुआत 18 फरवरी 2016 को की गई है। इसका उद्देश्य है प्राकृतिक आपदाओं, कीटों एवं बीमारियों के कारण फसलों के नुकसान की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहयोग प्रदान करना है। फसल कवरेज में देखेंगे तो इसके अंतर्गत रबी, खरीफ, वाणिज्यिक एवं बागवानी फसलें शामिल की गई हैं। किसानों द्वारा जो देय प्रीमियम राशि है वो कितना है? तो खरीफ फसल पर देखेंगे तो 2% है, रबी की फसल पर 1.5% है और वाणिज्यिक एवं बागवानी फसलों पर 5% है। इस योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 16,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है, जिसकी शुरुआत 20 नवंबर 2016 ईस्वी को की गई है और इस योजना का मुख्य उद्देश्य वर्ष 2022 तक सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना होगा। इसके तहत देखेंगे तो वित्तीय जो सहायता है, इस योजना के तहत मैदानी क्षेत्रों में प्रति इकाई 1.2 लाख रुपए, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में 1.3 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाती है। लाभान्वित की पहचान करने के लिए सामाजिक, यानी जो सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना 2011 है उसका उपयोग किया जाता है। इसके साथ ही इस योजना की कुल जो लागत है वह केंद्र व राज्य सरकारों का जो रेशियो होता है, इस योजना के तहत 60% खर्च करती है राज्य सरकार और 40% राज्य सरकारें। तो केंद्र 60, 40 राज्य। इसके तो जो वहीं पर पहाड़ी क्षेत्रों में जो अनुपात है थोड़ा चेंज हो जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनेंशियल असिस्टेंट करती है 90%, 10% राज्य। आवास निर्माण के लिए मौजूदा जगह को 20 वर्ग से बढ़ाकर 20 वर्ग मीटर जो होता था उसको बढ़ा दिया गया, अब वह कर दिया गया है 25 वर्ग मीटर। अगली जो योजना है वो संपूर्ण बीमा ग्राम योजना है, जिसकी शुरुआत 13 अक्टूबर 2017 को की गई थी। इसके द्वारा तत्कालीन दूरसंचार राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार मनोज कुमार सिन्हा रहे। इस योजना का उद्देश्य है, इसके तहत प्रत्येक जिले से कम एक गांव को चिन्हित किया जाएगा जिसमें न्यूनतम परिवारों की संख्या 100 हो। चिन्हित गांव के सभी परिवारों को कम से कम एक ग्रामीण डाक जीवन बीमा पॉलिसी से आच्छादित किया जाएगा। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत चिन्हित सभी गांवों को भी इस योजना के दायरे में लाया जाएगा। अगला है आपका प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना।
तो प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना का जो अनुमोदन रहा वह 1 जुलाई 2015 को हुआ था। इस योजना में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम तथा खेत में जल प्रबंधन को आपस में क्या है, मर्ज कर दिया गया, जिसका उद्देश्य है क्षेत्र स्तर पर देखेंगे तो सिंचाई में निवेश है। सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करना है। पानी की बर्बादी को कम करने के लिए ऑन फार्म जल उपयोग क्षमता को क्या है, सुधार करना है। इसका एग्जीक्यूशन कैसे होता है, कार्यान्वयन के बताया गया है कि इस योजना की निगरानी और निरीक्षण प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित एक अंतर मंत्रालय राष्ट्रीय संचालन समिति द्वारा की जाती है। राज्यों की कृषि विभाग इस योजना की कार्यान्वयन हेतु नोडल एजेंसी है। कभी कभी आपसे नोडल एजेंसी वगैरह भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो एक सरसरी निगाह से देख लेना है। अगली जो योजना है वो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना है। देखिए, आपसे एग्जाम में जो पूछी जाने वाली योजनाएं हैं खासकर वो आपसे वही पूछी जाएंगी जो गांव के विकास से संबंधित या गांव ग्रामीण लोगों के विकास से संबंधित योजनाएं हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की हो या स्टेट गवर्नमेंट की, वही आपके काम की चीज़ें हैं और वही यहाँ पर बताया गया है। तो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का जो प्रारंभ है वह वर्ष 2017 में केंद्र प्रायोजित संपदा योजना को मंजूरी दी गई है, जिसका 26 मई 2017 को पुनः नामकरण करते हुए इसका नाम किसान संपदा योजना कर दिया गया है। वर्तमान में यह योजना प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के रूप में जानी जाती है। इस योजना का जो उद्देश्य है वह खेत से लेकर खुदरा बिक्री केंद्रों तक दक्ष आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक अवसंरचना का सृजन करना है। इससे देश में न केवल खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की वृद्धि होगी बल्कि किसानों को बेहतर मूल्य भी मिलेगा, उनकी आय बढ़ेगी, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजित होगा। केंद्र सरकार बजट 2021-22 में इस योजना के लिए 700 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। एग्जाम में पहले अगर बजट आने से पहले एग्जाम में होता है तब तो आपके लिए फैक्ट इंपॉर्टेंट, वरना बजट के हिसाब से आपको अपडेट होना होगा। अगली जो योजना है वो प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, दैट इज सौभाग्य है। इसका प्रारंभ हुआ है 25 सितंबर 2017 को नरेंद्र मोदी के द्वारा। इसका उद्देश्य है ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण प्लस शहरी दोनों क्षेत्र हैं, इनके सभी घरों को क्या है, विद्युतीकरण करना है। इसके तहत प्रावधान है इसकी कि गरीब परिवारों को निःशुल्क जबकि अन्य परिवारों को 500 रुपये लेकर भुगतान पर जो है विद्युत कनेक्शन जो है उपलब्ध कराया जाए। यानी जो बीपीएल श्रेणी के हैं, बीपीएल श्रेणी के उनको फ्री में मिल जाएगा कनेक्शन, और अन्य परिवार यदि हैं तो उनको 500 रुपया दो, उसके बाद आपको विद्युत कनेक्शन मिल जाएगा। इसके तहत 3 करोड़ गैर विद्युतीकृत घरों को विद्युतीकृत करने का लक्ष्य भी रखा गया है। तो याद रखना कितने करोड़, तो 3 करोड़ गैर विद्युती जो घर हैं उनको क्या है, विद्युतीकरण करना है इस योजना के तहत। तो टारगेट भी याद रखना, साथ ही साथ जो कनेक्शन होता है बीपीएल को मुफ्त होता है, अन्य है तो 500 रुपया दो, पेमेंट कर दो, यानी कनेक्शन उपलब्ध हो जाएगा। और ग्रामीण प्लस शहरी दोनों के लिए सौभाग्य है। कभी कभी सौभाग्य पूछ लेते हैं कि या सौभाग्य ऑप्शन देंगे, सौभाग्य योजना किससे संबंधित, तो वहाँ पर विकल्प जो मिलेगा प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, उसी को क्लिक करना है। साथ ही शुरुआत 25 सितंबर 2017, यही सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगले जो फैक्ट हैं वो योजना है आपकी किसान क्रेडिट कार्ड योजना, जिसकी शुरुआत अगस्त 1998 में हुई थी। ये सारी चीज़ें घटना चक्र में भी डिटेल से आप कवर कर चुके हो। इस बुक से यहाँ पर हम दे रहे हैं, थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग। बाकी इसका PDF मैं आपके टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा @ऑनलाइन स्टडी किंगडम, वहाँ पर मिल जाएगा, तो आराम से आप इसको रिवाइज भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने वर्ष 1998-99 के बजट में इस योजना की घोषणा की थी। तो याद रखना किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत 98 अगस्त में हुई थी। तत्कालीन वित्त मंत्री थे यशवंत सिन्हा। उद्देश्य की अगर बात की जाए तो इसका उद्देश्य, प्रमुख उद्देश्य किसानों को कृषि शाख आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु संस्थागत स्रोतों से पर्याप्त मात्रा में शाख मतलब ऋण की उपलब्धता का सुनिश्चित कराना है। प्रमुख तथ्य है इसका क्रियान्वयन वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा सहकारी बैंक के माध्यम से किया जाता है। याद रखना अगर KCC की बात अगर की जाती है तो इसमें एक तो वाणिज्यिक बैंक यानी कॉमर्शियल बैंक भी हो जाते हैं, साथ साथ जो RRB है
रीजनल रूरल बैंक हैं, उनके माध्यम से भी दिया जाता है किसान क्रेडिट कार्ड। इसके अलावा सहकारी बैंक है ना, तो इनको याद रखना। किसानों को 3 लाख रुपए तक के ऋण पर केवल 7% ब्याज देना होगा, जबकि 5 वर्ष के अंदर ऋण का पुनः भुगतान करने पर उन्हें मात्र 3% की ब्याज सहायता भी मिलती है। अतः प्रभावी रूप से किसानों को 4% ही ब्याज दे होगा। अगली जो योजना है अंत्योदय अन्न योजना है। इसकी शुरुआत 25 दिसंबर 2001 को की गई थी। गरीबी रेखा से नीचे आबादी के निर्धन वर्ग के बीच भुखमरी को कम करना इसका उद्देश्य है। यह योजना 1 करोड़ अति निर्धन परिवारों को रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई थी। वर्तमान में इस योजना के तहत भारत के 2.5 करोड़ गरीब परिवारों को प्रति माह 35 किलोग्राम अनाज रियायती दर पर उपलब्ध कराया जा रहा है। 35 किलोग्राम अनाज में चावल, गेहूं और मोटे अनाज क्रमशः देखेंगे तो 3 रुपया में चावल मिल जाता है, 2 रुपये में गेहूं है, 1 रुपया में मोटे अनाज जैसे कि चना वगैरह मिल जाते हैं। प्रारंभ में 25 किलोग्राम अनाज दिया जाता था, लेकिन 1 अप्रैल 2000 से इसे बढ़ाकर 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह कर दिया गया है। अगली जो योजना है वो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है। इसकी शुरुआत जो है 8 अप्रैल 2015 को हुई है। इसका उद्देश्य है स्वरोजगार के लिए आसानी से लोन उपलब्ध कराना और छोटे उद्यमों के जरिए रोजगार का सृजन करना है। इस योजना के अंतर्गत उपयोजना शिशु के तहत 50,000 रुपये तक का ऋण और उपयोजना किशोर के तहत 50,000 रुपये से 5 लाख रुपये तक का ऋण तथा उपयोजना तरुण के तहत 5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक का ऋण दिया जाता है। अगली जो योजना है अटल पेंशन योजना। इसकी शुरुआत 9 मई 2015 ईस्वी को की गई थी। इसका लक्ष्य है निजी क्षेत्र में कार्यरत असंगठित गरीब कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। अभिदाताओं को उनके अंशदान के आधार पर 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर न्यूनतम मासिक पेंशन 1,000 से 5,000 रुपये प्राप्त होगा। पात्रता देखेंगे तो 18 से 40 वर्ष तक के सभी बैंक खाताधारक पात्र होंगे। अगला है आपका स्टैंड अप इंडिया योजना। तो इसकी शुरुआत 5 अप्रैल 2016 को की गई है। इसका उद्देश्य है बैंक की प्रत्येक शाखा से कम एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति एवं महिला उद्यमी द्वारा ग्रीनफील्ड परियोजना की स्थापना करने के लिए 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक की ऋण सुविधा प्रदान करना है। अगली जो योजना है वो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, जिसका प्रारंभ मई 2015 में हुआ था। इस योजना का जो उद्देश्य है वो सभी भारतीयों को, विशेषकर गरीब और कमज़ोर तबकों एवं संगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा का निर्माण करना है। इस योजना की जो पात्रता है वो 18 से 70 वर्ष की आयु की सभी बचत बैंक खाताधारक पात्र होंगे। इनके तहत स्वतः भुगतान प्रणाली के माध्यम से 12 रुपये की वार्षिक प्रीमियम कटौती की जाती है। इस योजना के अंतर्गत दुर्घटना में मृत्यु होने पर अथवा पूर्ण विकलांगता पर 2 लाख रुपये तथा आंशिक विकलांगता पर 1 लाख रुपये जोखिम कवरेज दिया जाएगा। अगली जो योजना है प्रधानमंत्री जनधन योजना है, जिसकी शुरुआत 28 अगस्त 2014 को हुई थी और इसका उद्देश्य है वंचित वर्गों को विभिन्न वित्तीय सेवाएं जैसे कि मूल बचत बैंक खाते की उपलब्धता, आवश्यकता आधारित ऋण की उपलब्धता, विप्रेषण सुविधा है, बीमा और पेंशन उपलब्ध कराना है। 27 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार PMJDY दर्ज प्रधानमंत्री जनधन योजना खाते में जमा राशि 96,107 करोड़ रुपए थी। इस योजना के तहत अप्रैल 2018 तक कुल 31.42 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। इनमें से लगभग जो 80% खाते हैं वह कमर्शियल बैंकों में खोले गए हैं, वाणिज्यिक बैंकों में। चलिए, जो अगली योजना है वो प्रधानमंत्री वय वंदन योजना होना चाहिए। यहाँ पर प्रधानमंत्री वय योजना वर्ष 2017 में इसकी शुरुआत हुई थी। उद्देश्य इसका है कि 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध जनों की ब्याज आय में होने वाली कमी के प्रति सुरक्षा प्रदान करना तथा उन्हें सामाजिक सुविधा उपलब्ध कराना है।
यह योजना 1 वर्ष के लिए प्रारंभ की गई थी, परंतु वर्तमान में इसे 31 मार्च 2023 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इस योजना को भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से जो है वो कार्यान्वित किया जा रहा है। अगली योजना है प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना। इसका शुरुआत जो है जो की गई, इस योजना की शुरुआत वह मई 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी की द्वितीय कार्यकाल में प्रथम मंत्रिमंडलीय बैठक के दौरान इस योजना को स्वीकृति प्रदान की गई थी। इसके तहत जो प्रावधान है कि इस योजना में शामिल होने के लिए किसानों की जो आयु है वह 18 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष होनी चाहिए। 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर इनको 3,000 रुपये की न्यूनतम निर्धारित पेंशन दिए जाने का प्रावधान किया गया है प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना के तहत। अब बात आती है उत्तर प्रदेश सरकार की ग्रामीण विकास जो संबंधित योजनाएं हैं। पहली योजना है आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना। इसकी शुरुआत 2 सितंबर 2021 को की गई है और यह योजना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष प्रस्तुत की गई है। इसका उद्देश्य है किसानों के उत्थान तथा उनकी आय को दोगुना करना है। इसके माध्यम से कृषि एवं वृत्ति क्षेत्रों में रोजगार के अवसर में वृद्धि करना है। अगली जो योजना है दोस्तों वह मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना है। इसकी शुरुआत मार्च 2019 में की गई है। इसका उद्देश्य है जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, असंगठित क्षेत्र हैं, इनके श्रमिकों को सुलभ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इस योजना के लिए बजट 2021-22 में 100 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं, जिसके अंतर्गत राज्य के किसानों को भी शामिल किया गया है। अगली जो योजना है मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना है। यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं और बच्चों में कुपोषण की समस्या को दूर करना है। इस योजना हेतु बजट 2021-22 में 100 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। इस योजना के तहत ड्राई राशन के साथ साथ आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत 6 माह से 5 वर्ष तक के चिन्हित कुपोषित बच्चों तथा 11 से लेकर 14 वर्ष तक की एनीमियाग्रस्त किशोरी बालिकाओं को अतिरिक्त पोषण प्रदान किया जाएगा। अगली जो योजना है वो मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना जो योजना रहा, जानते हैं इसका नाम जोड़ा चेंज कर दिया गया है, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना हो गया है। यह योजना 14 सितंबर 2019 से प्रभावी की गई है। यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई योजना है। इस योजना के तहत 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। यही सब फैक्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। इस योजना हेतु राज्य बजट में 600 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है। बजट से अगर अपडेट होना होगा, एग्ज़ाम पहले होता है बजट से पहले, तब तो आपको यही बजट यही अमाउंट याद रखना है, वरना आपको अपडेट हो लेना है। अगली जो योजना है बाबा साहेब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना है। इससे संबंधित प्रीवियस आपके जो पूछे गए हैं एग्जाम में प्रश्न यहाँ से बन के आए हैं। पहले इस योजना का नाम अम्बेडकर विशेष रोजगार हुआ करता था और इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में नव युवकों को उद्यमिता की ओर उन्मुख करना तथा स्थानीय संसाधनों को विकसित कर सतत रोजगार उपलब्ध कराना, जिससे ग्रामीण आबादी का पलायन रुक जाए। यह योजना सभी जाति वर्ग एवं धर्म के लोगों के लिए है। इस योजना में संशोधित व्यवस्था के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांगों को प्रति इकाई लागत का 35% अनुदान अथवा अधिकतम 7,000 रुपये तथा सामान्य जाति को 25% अथवा अधिकतम 50,000 रुपये तक ऋण अनुदान दिया जाता है। तो आपसे एग्जाम में जो पूछा गया था पिछली बार वह सामान्य जाति को पूछा गया। चलिए अगली जो योजना है उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना है। यह योजना राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत संचालित है। इसके अंतर्गत ऐसे आवेदक शामिल किए जाते हैं जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक हो तथा वह गरीबी रेखा के नीचे हों। इस योजना के अंतर्गत 60 वर्ष से 79 वर्ष तक के पात्र आवेदकों को 500 रुपया, जिसमें 300 रुपया राज्य सरकार अदा करती है, 200 रुपया केंद्र सरकार भी देती है, तो टोटल 500 रुपये मिलते हैं। और 60 से 79 तक देखा 500, लेकिन 80 वर्ष या उससे अधिक आयु है
तो उनके पात्र आवेदकों को 500 रुपया जो है दिया जाता है। तो दोनों में 500 रुपये हैं, लेकिन जो भाई 60 से 79 है उसमें अपना राज्य सरकार भी 200 रुपया दे, और जबकि 500 रुपये 80% यानी बिल्कुल सीनियर सिटीजन हो गए हैं, तो सिंपल सा जो है सेंटर गवर्नमेंट ही 100% पेमेंट करेगी प्रति माह। अगली योजना है किसान जोत बही योजना, जिसका प्रारंभ 91-92 में हुआ था। आपसे एग्जाम में जो देखने को मिलता है 1992 आपको लगाना होगा। उद्देश्य है आपका इस योजना का कि किसानों को उनकी कृषि भूमि पर जोत का मालिकाना हक दिलाना। यह योजना यह किसानों को जो है भागदौड़ और प्रशासनिक कठिनाइयों से बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल थी। इसके तहत किसानों को किसान बही नाम से एक प्रमाण पत्र जारी हुआ था। अगली जो योजना है वो किसान मित्र योजना है। उसका प्रारंभ 18 जून 2001 को हुआ था। इसका उद्देश्य है ग्राम सभा के सभी किसानों को कृषि संबंधी सूचना उपलब्ध कराना। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना काफ़ी इम्पोर्टेंट योजना है, और यहाँ से आपको एग्जाम में देखने को ज़रूर मिल सकता है प्रश्न। कन्या सुमंगला की बात की जा रही है। शुरुआत इसकी जो है वो 25 अक्टूबर को की गई है 2019 में, लेकिन जो इफेक्टिव है ये फाइनेंशियल यानी वित्त जो वर्ष शुरू होता है आपका 19 का 1 अप्रैल से ही माना जाएगा कि लागू। संचालन जो है महिला कल्याण विभाग के द्वारा इस योजना का संचालन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है कन्या भ्रूण हत्या को समाप्त करना और बालिका के जन्म के प्रति समाज में क्या है सकारात्मक सोच को डेवलप करना है। इसके पात्र कौन होंगे? तो लाभार्थी परिवार उत्तर प्रदेश का निवासी हो, सिंपल सी बात है, यूपी का निवासी होना चाहिए। इसके बाद उसकी जो पारिवारिक वार्षिक इनकम है वह 3 लाख रुपए हो, अधिकतम है ना 3 लाख रुपए तक अगर इनकम है, और 3 लाख 1 रुपया हो गया तो इनएलिजिबल हो जाएगा। तो किसी परिवार की अधिकतम 2 ही बच्चियों को इसका लाभ मिल सकेगा। अब यहाँ पर समझो कि किसी महिला को द्वितीय प्रसव से जुड़वा बच्चा होने पर तीसरी संतान के रूप में भी लड़की को भी लाभ मिलना अनुमन्य है। सिंपल सी बात, कहने का मतलब कि पहली बार भाई बिटिया रानी हो गई, चलो इनको लाभ मिलेगा। दूसरी बार 2 बिटिया रानी आ गई तो इनको भी दोनों, यानी कि ये नहीं कि अब दोबारा अगर जुड़वा पैदा हो गई तो मात्र यहाँ से एक को मिलेगा और यहाँ से एक को नहीं, तीनों को मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। वही बताया गया है कि द्वितीय प्रसव से जुड़वा बच्चे अगर हो रहे हैं तो तीसरी संतान को भी जो है वो लाभ मिलेगा इसका। अगला है आपका मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना। तो इसका शुभारंभ है 24 जनवरी 2018 को। इसका क्रियान्वयन जो है ग्राम विकास विभाग द्वारा किया जाता है। इसका उद्देश्य सीमावर्ती गांवों का समग्र विकास करना है। देश की रक्षा में शहीद हुए सेना एवं अर्धसैनिक बलों के सैनिकों के गांवों को शहीद ग्राम घोषित करना। उत्तर प्रदेश को चावल निर्यात प्रोत्साहन योजना लागू करने का जो निर्णय है वो 13 दिसंबर 2017 को लिया गया है, और यह योजना 7 नवंबर 2017 से 6 नवंबर 2022 तक लागू रहेगी। यानी इस साल ये 6 नवंबर तक लागू रहेगी, 5 साल। कोई भी जानते हैं नीति वगैरह या बनती है पॉलिसी योजना, तो ये सब वही है आपका। इस योजना के तहत प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष निर्यातकों को मंडी शुल्क एवं विकास सेस पर छूट दी जाएगी। बासमती चावल का निर्यात दायित्व सिद्ध करने हेतु धान से चावल की रिकवरी का न्यूनतम जो मानक है वह 45% रखा गया है बासमती चावल का। तो सिंपल सी बात है, यानी अगर निर्यात की लायबिलिटी जो रखी गई है 1 कुंतल धान है तो उसमें कम से कम जो है 45 किलो चावल होना चाहिए, तब वो निर्यात किया जाएगा। अगला है आपका, माफ कीजिएगा, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट से संबंधित है। ये घटना चक्र में आपको डिटेल में मिल जाएगा कौन सा कहाँ का प्रोडक्ट है। 24 जनवरी 2018 को इसका शुभारंभ किया गया है। जानते हैं कि 24 जनवरी को हर साल उत्तर प्रदेश दिवस जो है मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश दिवस जो पहला जो मनाया गया था योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री बने थे 2017 में, तो जानते हैं मार्च में ही बने। तो ये जो है यानी 2018 में आएंगे, तो 2018 में जो है पहली शुरुआत की गई थी उत्तर प्रदेश दिवस की, है ना। तो कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया गया, तो वो 24 जनवरी 2018। इसका उद्देश्य है कि राज्य में सुरक्षा एवं कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना एवं यहाँ के स्थानीय उत्पादों को एक पहचान दिलाना है। क्रियान्वयन है कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग
इसके द्वारा किया जाएगा। साथ ही इसके तहत उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले से एक उत्पाद विशेष को चिन्हित किया गया है। उस उत्पाद का चयन उसकी विशिष्टता, सामर्थ्य, विकास संभाव्यता, रोजगार सृजनशीलता के आधार पर किया जाता है। यदि आपको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का जो आपका चैप्टर नंबर वहाँ पर जो कराया गया आपका घटना चक्र सीरीज में, वहाँ पर देखेंगे तो अच्छे से कवर किया गया है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत कौन कौन सी योजनाएं जो है वो शामिल है, कहाँ का कौन सा प्रोडक्ट है। तो उससे अच्छे से इसलिए कहता हूँ घटना चक्र एक बार जो पढ़ लो फार तो इधर उधर पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, है ना। उसी से नोट बना लो, बस काम हो जाता है आपका। बाकी इस बुक में दिया है तो कवर करवा देते हैं। और इसके लिए आप बताइएगा कि 10 प्रैक्टिस सेट मास्टर वीडियो चाहिए सुपर फास्ट रिवीजन के, और यानी ये आपको प्रत्येक सेट का जो है व्याख्यात्मक हल चाहिएगा, बताइएगा जैसे होगा। तो निःशुल्क बिजली कनेक्शन योजना की शुरुआत 23 जुलाई 2017 को की गई है। इसका उद्देश्य है बीपीएल एवं एपीएल धारकों को मुफ्त में बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराना। वह उत्तर प्रदेश का नागरिक होना चाहिए पात्रता के लिए, साथ ही बीपीएल एवं एपीएल परिवार से संबंधित हो, उसके परिवार का कोई भी व्यक्ति सरकारी कर्मचारी ना हो, साथ ही साथ वो इनकम टैक्स का पेमेंट भी ना करता हो। ना करने का मतलब ये नहीं कि ब्लैक मनी रखता हो, यानी उसकी जो टैक्सेबल इनकम अगर है, जो आपका फ्लैट रेट होते हैं उनके ऊपर है। जैसे कि आप देखेंगे कि जो सिंपल नागरिक हैं, है ना, सीनियर सिटीजन नहीं है, तो उनका अपना 5 लाख तक क्या है देखेंगे, रिबेट वगैरह मिला के 5 लाख तक छूट मिली जाती है अगर रेजिडेंट वगैरह होते हैं तो वही सब बात यहाँ पर की जा रही है। उत्तर प्रदेश किसान उदय योजना, तो अगली जो योजना है उत्तर प्रदेश किसान उदय योजना है। इसका शुभारंभ 23 दिसंबर 2017 को किया गया है बागपत उत्तर प्रदेश से। इसका उद्देश्य है 10 लाख किसानों को वर्ष 2022 तक और 5 और 7.5 हार्स पावर के एनर्जी इफिशिएंट पंप प्रदान करना है। और जानते हैं किसानों की आय को 2022 तक दोगुना भी करना है। अगला है आपका उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना। इसका प्रारंभ 7 सितंबर 2017। उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती बेरोजगारी का समाधान करना। और इस योजना में वित्त पोषण है तो लाभार्थी की जो आयु सीमा है वो 18 से 50 वर्ष तक होनी चाहिए। अगली जो योजना है दोस्तों वह है मुख्यमंत्री हस्तशिल्प योजना। इसका शुभारंभ मई 2018 में। उद्देश्य है कि 55 वर्ष से अधिक आयु की महिला एवं 60 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष हस्तशिल्पियों को 500 रुपया प्रतिमाह पेंशन देना। इसके जो योग्य होंगे, पात्र होंगे, वो हैं कि हस्तशिल्पी का भरण पोषण उसकी जो शिल्पकला पर आधारित होना चाहिए उसका जीवन यापन। हस्तशिल्पियों की न्यूनतम जो आयु है 60 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए। और विकलांग एवं महिला शिल्पकार होने की स्थिति न्यूनतम आयु सीमा जो है 5 वर्ष की इसमें छूट, यानी अर्थात आप कह सकते हैं कि 55 वर्ष ही यहाँ पर बताया गया है। शिल्पकार के परिवार की जो वार्षिक आय है 1 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगली जो योजना है वो मुख्यमंत्री हथकरघा बुनकर सम्मान योजना है। इसकी शुरुआत 13 जनवरी 2018 को की गई है। और 60 वर्ष और इससे अधिक आयु के बुनकरों को प्रतिवर्ष 500 रुपये वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। बुनकरों को यह पेंशन साल में 2 किस्तों में दी जाती है। व्यावसायिक बुनकर श्रमिक इस योजना के लिए पात्र होंगे। और इस योजना में कि विकलांग बुनकरों को इसका लाभ नहीं मिलेगा, विकलांग बुनकरों को। अगली जो योजना है वह दोस्त है चिकित्सा सुविधा योजना। अब यहाँ पर जो विकलांग के आगे जानते हैं विकलांग की पेंशन ही मिलती है ना, तो इसलिए अब डबल लाभ नहीं देंगे। अगला है आपका चिकित्सा सुविधा योजना। इसकी शुरुआत जो है 7 अक्टूबर 2017 को की गई है। इस योजना के तहत श्रमिकों को इलाज के लिए 3000 रुपये तक की सरकारी मदद मिलती है। बीमारी या दुर्घटना की स्थिति में श्रमिकों को मजदूरी नहीं मिल पाती है। इस तरह यह योजना उन्हें कुछ हद तक जो है आर्थिक राहत प्रदान करती है। 3000 रुपये मिलेगा। अगली जो योजना है प्रकाश है तो विकास योजना। प्रकाश है तो विकास योजना। इसकी शुरुआत 25 दिसंबर 2017 को की गई है। इसका उद्देश्य है गरीब परिवारों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन उपलब्ध करवाना। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी 15 दिसंबर के जन्म दिवस के अवसर पर जो है इसकी शुरुआत की गई थी। प्रकाश है तो विकास योजना।
25 दिसंबर तो याद ही रहेगा, अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस है। 2017 भी याद रख लेना। और इसी के साथ जो योजनाओं से संबंधित इनकी टॉपिक रहे वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो आप दोस्तों वीडियो बनाने का जो पर्पज़ रहा वो यही रहा है कि आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मास्टर वीडियो चाहिए सुपरफास्ट रिवीजन क्वेश्चन आंसर का, या आपको व्याख्यात्मक हल भी चाहिए। तो जैसा होगा कमेंट कीजिएगा, उसके बाद वीडियो आना शुरू हो जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।